नमस्कार, आदाब। भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहले भाई वर्सेस भाई के परिवार की ओर से आप सभी को और आपके परिवार के सारे सदस्यों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष तो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सियासत वहीं की वहीं है। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया रफाल को लेकर। तो रफाल को लेकर और कल प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को लेकर आज हमारे बीच होगी बड़ी बहस, और इस बहस में हमारे साथ शिरकत करेंगे कुछ बेहद खास मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रोहित चहल का, जो है नेता बीजेपी, जो इस बहस में हमारे साथ शिरकत करेंगे। हमारे साथ है देश रत्न निगम साहब, जो है आरएसएस समर्थक। इस साइड यानी मेरी टीम में आशुतोष मिश्रा जी, जो है एक राजनीतिक विश्लेषक, और दिनेश वाशने साहब, जो प्रोफेसर है और सीपीआई के नेता है। साथ ही हमारे साथ हो गए अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, ये है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और क्या है मुद्दे जिन पर आज होगी बड़ी बहस? बिल्कुल सही कहा भ्राताश्री ने। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और नए वर्ष में हम सभी लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे पूरे वर्ष। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को झूठ बोलने से मुक्ति की रेजोल्यूशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज का सवाल उसी के इर्द गिर्द है कि क्या रफाल पर राहुल गांधी की असत्य कथा बेनकाब हो चुकी है पार्लियामेंट में अरुण जेटली के द्वारा। तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा अगर वो सच बोलने का रेजोल्यूशन ले। तो दूसरा सवाल है, राम मंदिर पर मोदी को एक और मौका चाहिए। क्यों चाहिए, क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कल के बड़े इंटरव्यू में, इस पर होगी बड़ी बहस। तीसरा सवाल, मोदी सरकार को क्या न्यायिक मजबूरी मंदिर पर रोक रही है, क्या उसमें फंस चुकी है मोदी सरकार? यह है तीसरा सवाल। चौथा सवाल, सबरीमाला में हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों? और पांचवा और आखिरी सवाल, 2019 का चुनाव क्या जनता वर्सेस महागठबंधन होगा? यह है आज के 5 सवाल जिस पर होगी महासंग्राम भाई वर्सेस भाई। 5 सवाल तो हमने देश के परिवारों को बता दिया, लेकिन आज का ट्विटर सवाल भी लाइव हो चुका है छोटे भाई। बिल्कुल भ्राताश्री, आज का ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है, और आज का सवाल ट्विटर पोल का यही है कि क्या राम मंदिर पर न्यायिक मजबूरी में फंसी है मोदी सरकार? शहजाद पूनावाला यानी छोटे भाई का दावा है बिल्कुल हाँ, फंसी है मोदी सरकार न्यायिक मजबूरी में। और मेरा यानी तहसीन पुनावाला का दावा है कि बिल्कुल नहीं, बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। तो आप किसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, या बड़े भाई तहसीन पुनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी देश के पहले और इकलौते राजनीतिक शो पर आपके कमेंट्स बताए जाएंगे बिना किसी सेंसरशिप के। तो शुरू करते हैं आज की गर्मा गर्म बहस। भ्राताश्री, पहला सवाल यही है कि क्या रफाल पर राहुल की असत्य कथा बेनकाब हुई है? आज दरअसल पार्लियामेंट में, अगर आपने देखा होगा, लोकसभा में गर्मा गर्म बहस हुई रफाल के मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी ने यह कोशिश की कि सोशल मीडिया पे जो एक ऑडियो चल रहा है, गोवा के कुछ मंत्रियों का ऑडियो चल रहा है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में जब वो उठे उस ऑडियो को पेश करने के लिए, तो सुमित्रा महाजन स्पीकर साहिबा ने उनसे कहा कि क्या आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पर राहुल गांधी उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। भ्राताश्री, पर कुल मिलाकर जो आज चर्चा हुई पार्लियामेंट में, उसमें यह प्रतीत होते नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और पार्लियामेंट में आज जो चर्चा हुई उसके बाद राहुल गांधी के झूठ लगातार बेनकाब होते जा रहे हैं। ये शायद प्रतीत आपको ही होता होगा शहजाद, क्योंकि आपको बता दूं कि जहां तक ऑथेंटिकेशन का सवाल है, ये बीजेपी के एक नेता है, बीजेपी के एक मंत्री, जिनके टेप सरफेस हुए हैं। जेपीसी बुला ले, वहीं का वहीं ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। दरअसल जेटली जी और मंत्री साहब आज तो डिनाई कर रहे, लेकिन इस सवाल का जवाब न देश को मिला है न देश के लोगों को मिला है कि 526 करोड़ में जब टेंडर खुला था और रफाल जहाज खरीदना था, ये आज देश के पास 1670 करोड़ में क्यों आ रहा है? इससे मोदी सरकार भाग क्यों रही है? और एक चीज से मोदी जी भाग, मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा मैं हर डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी अटैक कर रहे थे, मोदी जी वहां पर गायब थे। तो सवाल यह है कि मोदी जी गायब क्यों थे शहजाद? मोदी जी गायब थे या राहुल गांधी अरुण जेटली की वो क्वार्टरों की वाली बात सुन के खुद गायब हो गए, ये सवाल बनता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष मिश्रा जी कह दिया है कि इसमें कोई घोटाला नहीं है। उन्होंने सारी बातें एक्सेप्ट कर ली कि जो पीआईएल में डाली जा रही थी, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड पीआईएल थी, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। अब वो बात तो माननी नहीं है, जेपीसी की मांग लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या राहुल गांधी ये असत्य इसलिए फैला रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर हर जगह पर, क्योंकि अगस्टा में जो क्रिश्चियन मिशेल आया है, उसने एक मिसेस गांधी और एक सन ऑफ इटालियन लेडी आर का जिक्र किया है, और एचएएल के
कॉन्ट्रैक्ट को छीनकर टाटा को कैसे दिया गया, ये बात भी ईडी के सामने और कोर्ट के सामने आई है। तो क्या सच में तो यही है कि ये असत्य का पूरा जो पर्दाफाश हो रहा है अगस्ता में, तो उसको छिपाने के लिए रफाल पे कीचड़ फेंको? मुझे तो कुछ इसका उल्टा ही लग रहा है जी। पहली बात तो ये कि मोदी जी वहां खुद थे नहीं, राज्यसभा से अपने वकील को भेज दिया कि जाओ भाई मेरी तरफ से तुम जाके वहां पे क्वेश्चन आंसर दो। दूसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों पे कह दिया है कि ये उसके दायरे के बाहर है, वो उसको कंसिडर नहीं कर सकती। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी जेपीसी करने से मना नहीं किया है। अच्छा। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सन ऑफ इटालियन लेडी, ये सब तब आया जबकि रफेल का जो है एलिगेशन लगाया गया मोदी जी पे, उसके बाद से ये पूरी कोशिश चल रही है कि किसी तरह राहुल गांधी का नाम डाल दो। अब ये आर जो है वाजपेयी गवर्नमेंट में भी जो वाजपेयी जी के दामाद थे वो आर के एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी रखते हैं कि छोटे छोटे कमेंट्स करेंगे। वार्ष्णेय जी, परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी बेसिस ऑफ फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों की मनगढ़ंत कहानियां जो है ना इंक्वायरी का बेसिस नहीं हो सकती। और आज जो डिफेंस रखा है अरुण जेटली ने, उन्होंने तो एक एक बात फिर से दोहराई है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने चली गई है। राहुल गांधी के पास कुछ नया नहीं है और अगस्ता वेस्टलैंड में जो सच बाहर आ रहा है मिसेस गांधी का, उसको छुपाने के लिए हो रहा है। देखिए, इसमें राहुल वर्सेस मोदी नहीं है, इसमें राहुल वर्सेस मोदी नहीं है, इसमें एक्चुअली वर्सेस है हिंदुस्तान की जनता और भ्रष्टाचार से उसको बचाना। 5 सीधी सादी बातें, मतलब अगस्ता के भ्रष्टाचार से। हाँ, मोदी अगस्ता के, राफेल के अच्छा रफेल अगस्ता में नहीं हुआ कुछ? अगस्ता नहीं आ रहा क्या? नहीं, अगस्ता में भी आ जाऊंगा, उस पे भी आ जाऊंगा, राफेल पे आ जाओ पहले। अच्छा। राफेल पे सीधी सादी बात है कि उसमें क्लियर कट बात है कि फॉरेन सेक्रेटरी ने मोदी जी की विजिट से पहले कहा कि वहां पे राफेल डिस्कस नहीं होगा। हॉलैंड भूतपूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि साहब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी रिलायंस के अलावा। उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरे समय में नहीं हुआ। उसके बाद ये कहते हैं साहब एचएएल की कैपेसिटी नहीं है। एचएएल के फॉर्मर सीईओ ने कह दिया कि हम बना सकते हैं और अब भी ऐसे जहाज बना रहे हैं और कंटिन्यूअसली 1972 से वो अपग्रेड करते आ रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट को, चाहे वो रशिया के बने हो, चाहे वो फ्रांस के बने हो, चाहे कहीं के भी बने हो। चौथी बात, सबसे सीधी बात है कि आपने सॉवरेन गारंटी को बुला दिया। 5वीं बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ कहा, ये लिखा हुआ दिखा दो जजमेंट में अगर कहीं लिखा हो कि साहब जेपीसी नहीं हो सकती। अच्छा। देश की संस्था, देश की संसद सर्वोच्च है और वो होगी। जहां तक अगस्ता वेस्टलैंड की बात है, हमारा ये साफ मानना है कि कोई भी भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त ये मिसेस गांधी पे तो आप शांति रह गए। इतना जितना विश्लेषण आपने किया कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसेस फॉलोड है, पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ के समझा दिया, क्या नहीं समझे भारत पर मिसेस गांधी। सुप्रीम कोर्ट एक शब्द मुझे बता, प्रिविलेज ऑफ द स्टेट, राज्य का विशेषाधिकार अलिखित तौर पे प्रयोग किया प्राइसिंग के विषय में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा, पर जो आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने दे दीजिए, ये भाजपा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया उस लिफाफे में क्यों देना चाहती है? जेपीसी कर लो, दूध का दूध, पानी का पानी। तो आप कह रहे हैं कि जो बात लेफ्ट को समझ में आ रही सुप्रीम कोर्ट को नहीं आ रही, पर लेफ्ट के लोग मिसेस गांधी का जो जिक्र हुआ, आर बिग मैन का जिक्र हुआ, एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दे दिया, ये बात आ गई ईडी में। इसके बारे में विशेष ज्ञान क्या है आपका अगस्ता के मामले में? अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में कौन है मिसेस गांधी? ये मिसेस गांधी कौन है? अगस्ता वेस्टलैंड के विषय में मैं बता रहा हूं, जिस दिन मिशेल को एक्सट्रेडिटेट होना था दुबई से, उसी रात को एक टीवी चैनल पे उसकी वकील ने मेरे सामने लाइव बोला कि मैं ये विश्वास करती हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मोदी सरकार मिशेल को नशा करा के नेहरू परिवार का नाम वकील भी दे दिया था। वैसे कांग्रेस ने अच्छा वकील दिया था एल्जो जोसेफ, जिसको चिट दे रहा था मिसेस गांधी के सवालों का, तो कर लो गिरफ्तार। एल्जो जोसेफ को कांग्रेस कितना ख्याल रखती है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का कितना ख्याल रखती है कि लॉयर भी करके दिया। अच्छा, अक्यूज के लॉयर की बात को भी मानते हैं पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, अक्यूज के लॉयर की बात मानते हैं। आपकी टीम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। दरअसल जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं और आशुतोष कह रहे हैं बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर आया था कि सरकार ने कहा सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे दी गई, पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट आई नहीं, अब इसका रिव्यू पिटीशन हो रहा है, तो मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में। रोहित भाई, मेरा आपसे स्पष्ट सवाल है, आप इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। आपका डिफेंस है, यानी भाजपा का डिफेंस है कि जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट से 72 कंपनीज को मिला है, इंक्लूडिंग महिंद्रा, इंक्लूडिंग कल्याणी, डीआरडीओ को मिला है 72 जी।
एक कंपनी हो 72 में से बता दीजिए जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिना किसी जमीन के, बिना लाइसेंस के। मेरे पास दस्तावेज है। तहसीन भाई, मुझे लगता है मैं उस प्रश्न में आता हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं पहले बड़े ध्यान से इन सबको सुन रहा था। मुझे बड़ी हैरानी में आ रहा हूं। तहसीन भाई सुन लीजिए, तहसीन भाई सुनिए, देखिए मैं बड़े हैरानी से सुन रहा हूं कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर झूठ बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डील के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी है और देश के लिए बहुत जरूरी थी, दूध का दूध पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट ने किया, और राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा। एक बात। दूसरी बात, अभी जब अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो रही थी तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी को साफ सूझ जाता, लेकिन उससे पहले मैं राफेल पे बात कर लेता हूं। राफेल पे राहुल गांधी जी को सपने आते हैं, अलग अलग सपने। उनको राहुल गांधी जी को सपना आया 20 जुलाई 2018 को राहुल गांधी प्राइस बताते हैं लोकसभा के अंदर 520, लोकसभा के अंदर कोट करते हैं। 13 अगस्त 2018 को कर्नाटका में 526 पहुंचा देते हैं। उसके बाद 11 अगस्त 2018 को राजस्थान जयपुर के अंदर 540 और 10 मई कर्नाटका को 700। मैं किसकी बात करूं? राहुल गांधी के विश्वास में जो 27 अप्रैल कर्नाटका मैसूर में 750 कर देते हैं। दूसरी बात, अब आप सुन लीजिए, देखिए अभी हाल ही में अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर जिस तरीके से पूरा चल रहा है, राहुल गांधी जी जो खुद जमानत शायद उसका नहीं देना। एक मिनट मुझे समय दीजिए, सबको समय दिया। देखिए जब मिशेल जो है जिसको वापस लाया जाता है, जिसने पूरी अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर बिचौलिया था, उसके अंदर वो आते ही क्या कहते हैं? वो कहते हैं सन ऑफ इटालियन लेडी मिसेस गांधी, आर मतलब राजकुमार राहुल गांधी। उसके बाद बिग मैन, पॉलिटिकल फैमिली, पार्टी लीडर। एक मिनट, उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनको वकील कौन देते हैं? ये जोसेफ जो है, ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, वो उनको मदद देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके वकील को। उसके बाद कोर्ट क्या कहता है कि 15 मिनट के लिए मिलो, 15 मिनट के लिए दूर से मिलने के लिए कहता है। आप जाइए देशरतन निगम साहब। रोहित, मैं आप उन्हीं के पास जाइए। रोहित, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला बिना जमीन के? पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आप बार-बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को झूठ बोल रहे हैं। 2012 के अंदर, एक मिनट, चीखना नहीं है। देशरतन निगम जी को भी अंदर आने दीजिए डिबेट में। देशरतन निगम जी सुनिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको समझाता हूं बहुत छोटे में। एक बेलधारी व्यक्ति है जो खुद फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में, जैसे प्रधानमंत्री ने कल बोला, जो पूरे देश भर में घूम रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। फ्रांस उसके दुष्प्रचार को नकारता है, जो ओलांद के बारे में बोला, डसॉल्ट के बारे में बोला, फिर उसके बाद अलग अलग जगह से उसको नकारा जाता है उसके झूठ को, पर वो फिर भी झूठ बोलते रहता है। उसको सपोर्ट मिलता है तो पाकिस्तान के कुछ मंत्री उसके ट्वीट रीट्वीट कर देते हैं। क्या मोदी हटाने की होड़ में और अगस्ता में आग जो लगी है और वहां पे भ्रष्टाचार जो बाहर निकल के आएगा, इसके लिए ये झूठ प्रचार किया जा रहा है गांधी फैमिली द्वारा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हारे तो क्या करें बेचारे, तो वो बेचारा यही है कि झूठ बोलेंगे बेचारे, और अब झूठ बोलने के 10 बार बोलेंगे। अब 3 चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट जो 3 पॉइंट रेस किए गए हैं, वही पार्लियामेंट में भी रेस किए जा रहे हैं। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो प्राइस है, जो कॉमर्शियल फेवरेटिज्म है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कह दिया है ये तीनों चीज़ें नकार दी हैं, बहुत साफ तौर पे नकारी हैं। इससे ज़्यादा साफ तौर पे नकारा भी नहीं जा सकता कि और कितने ही जजमेंट पढ़ लें। मिसगाइड नहीं हुआ था रिपोर्ट को लेकर? नहीं, देखिए वो क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, वो क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में जी, वो देखिए सब्सटैंटिव इशू पे पेंडिंग नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन इशू के लिए पेंडिंग है, रेक्टिफिकेशन इशू के लिए पेंडिंग है। और ये एज अ लॉयर मैं बता दूं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं वहां पर, और हम लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत जजमेंट्स में लगाते हैं, इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। सो दूसरा तहसीन ने कहा अभी भी मैटर पेंडिंग है, तो तहसीन भाई जब अगली हियरिंग में या जब भी इसके ऊपर हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ वो था इशू, पर अब हमारी तरफ से पूरी तरह से क्लियर कट इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तब आप मानेंगे या तब कोई और नई तरकीब आएगी, कोई और पेज फंसाएंगे? हमारी एक बार हाँ या ना में बोलिए। हमारी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होना चाहिए। तो रोहित भाई, मैं आपसे छोटा जवाब दे रहा हूं। एक छोटा सा जवाब आप या देशरतन निगम जी दे दीजिए, छोटा सा। आप लोग का बचाव होता है कि जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है ये डसॉल्ट ने डायरेक्टली दिया है, जो प्राइवेट कंपनी डसॉल्ट ने भी कहा है। डसॉल्ट ने भी कहा, बिल्कुल हम इन चीज को मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पीआईबी प्रेस रिलीज है, ये 7 फरवरी 2018 को, आप देख सकते हैं। इसमें कहा है कि डसॉल्ट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। आप पढ़ लीजिए इसे, आप पढ़ लीजिए, आप रोहित भाई पढ़ लीजिए इसे, तो आप इस पे जवाब दे देंगे रोहित भाई, और आप उनसे किसे कॉन्ट्रैक्ट? पहले देखिए, राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी इतना ही है, जब आज उनसे जब एक वीडियो, फेक वीडियो, ऑडियो जब वो करते हैं, उनसे ऑथेंटिसिटी की बात करती है, तो साफ क्यों सुन जाता है राहुल गांधी जी को? जब मानहानि के मुकदमे की बात करते हैं राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं। अरुण जेटली जी, एक मिनट, उसके बाद सर एक और चीज,
राहुल गांधी जी को लगता है इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो क्यों नहीं एज अ पिटिशनर, क्योंकि भारत के नागरिक है, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में खुद क्यों नहीं जाते, क्यों भाग रहे हैं उससे? तो मुझे लगता है शोर मचा रहा है और कुछ नहीं है। जो नेशनल हेराल्ड के अंदर 5,000 करोड़ के घोटाले के अंदर जो माँ बेटे सोनिया जी और राहुल जी जो खुद जमानत पे बाहर है, आज वो शोर मचाने में लगे। अजीज खान जी एक सेकंड, मैं अजीज खान जी को क्योंकि वो बहुत देर से जुड़े हैं, प्लीज अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है या समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के साथ खड़ी है जो बार बार झूठ बोलता है, खुद बेल पर है, उसका झूठ पकड़ा जाता है और जिसका खुद का नाम एक नहीं 3 बार अलग अलग स्कैम में नेशनल हेराल्ड हो और अब अगस्ता वेस्टलैंड में भी मिसेस गांधी, इटालियन सन और आर का नाम आया उसके साथ हो? देश को पहले क्लियर कट करवा दीजिए, क्योंकि अखिलेश जी एक बोलते हैं प्रवक्ता आके कांग्रेस के डुप्लीकेट प्रवक्ता बनते हैं। आप किस साइड पे हैं? अगस्ता वेस्टलैंड की जो डील हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में ये डील हुआ था और आप इस बात को समझे कि 2012 में ए.के. एंथोनी साहब ने जब इस डील का सीबीआई जांच करने के लिए आदेश दिया था, ईडी और सीबीआई का, उस वक्त जेपीसी का विरोध बीजेपी ने किया था। पहली बात, ये बहुत अहम मसला है सर, आपको बताऊं। दूसरी बात, इस बात को समझे कि यही फिन मैकेनिका जो कंपनी है, सहायक कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड की, ये अभी जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उन्होंने मेक इन इंडिया के दौरान उस कंपनी को इनवाइट किया। सवाल इस बात का है, ये बड़ा अहम मसला है कि अगस्ता वेस्टलैंड की जांच पूरी तरह से होनी चाहिए क्योंकि इसमें बीजेपी भी कहीं आपका मैं आपको एक फॉलो अप अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान जी, एक सेकंड वाले जी पे सवाल जवाब नहीं दिया। मैं फिर से आपसे पूछूं, अजीज खान जी सुनिए, आपने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। आपके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सम्मान करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी गलत है ना? उनको भी आप समझाएंगे कि इसमें जांच नहीं हुई है, जेपीसी ही जांच करता है, आप गलत सर आप प्रवक्ता है, उनको करेक्ट कर सकते हैं। सर मैं अगस्ता वेस्टलैंड, सर अरे मेरी बात तो सुने सर, अगस्ता वेस्टलैंड की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं राफेल पे आ रहा हूं, आप राफेल की बात पूछ रहे हैं। देखिए सर मेरी बात सुने आप, देखिए राफेल का जो इशू है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर पूरा कांसेप्ट क्लियर कर दिया है, उसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन सिर्फ इतना मुझे कहना है कि देखिए सवाल नियत पर है। आज माननीय मोदी जी की नियत क्या है? नियत आप इस बात को देखिए कि अनिल अंबानी जी की जो कंपनी बनती है, कोर्ट ने कहा है, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, चौकीदार प्योर है, कोर्ट ने नियत पे सीधा क्लियर कर दिया, आप निश्चिंत रहिए, चौकीदार को प्योर है, लेकिन जो जमानत पे चोर बाहर है, जो जमानत पे चोर बाहर है, जो नेशनल हेराल्ड के अंदर वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आप। एक-एक करके, एक साथ में क्रॉस अजीज जी आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मुझे देशोत्तर न्यूज़ से सवाल। अजीज जी, रोहित चहल कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सर मुझे मौका दे, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी और मोदी सरकार के चरित्र पे सर्टिफिकेट दे दिया कि ये प्योर है, जो बेल पे है उनके बोलने पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के बारे में उनकी नियत के बारे में आपको क्या लगता है? अखिलेश जी आपकी बात से बेल पर कौन है, अमित शाह जी है या कौन है, मैं इस पर नहीं सवाल उठा रहा हूं। अमित शाह जी बेल पर है या बेल पर नहीं है, मैं इस पर सवाल उठा नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, शराबुद्दीन केस के अंदर क्या किया है कोर्ट ने कांग्रेस के, और झूठे जिस तरीके से सोनिया जी ने फंसाने का काम किया, मुझे सर मौका दे, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा है, किस पर है मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अरे वहां पर कौन बेल पर है, कौन बेल पर नहीं है, फिर कह रहे हैं चर्चा आज देश गुजर रहा है, एक साथ कोई नहीं। अजीज जी एक सेकंड, आपको मैंने बार-बार रोहित जी मेरा आपसे एक सवाल है, आपका लोग चिल्लाएंगे तो बात मैं कैसे रख पाऊंगा? ठीक है, आपकी बात रोहित जी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिए। उनसे सवाल पूछा गया था, आपको पूरा मौका दिया गया था, आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं थे। रोहित जी आपसे सवाल है, आपने सवालों को अब तक अवॉइड किया, तो स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। 126 विमान का डिमांड था, 36 विमान ऑफ द शेल्फ खरीदे गए, ये बताया गया था देश को 2018 तक आएगी, 2022 तक कोई आने थे।
2022 तक कोई विमान नहीं आ रहे, अब सेकंड हैंड जैगुआर आ रहे। दूसरी बात मुझे बता दीजिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज भी निकाला गया है। इससे देश में मेक इन इंडिया कैसा होगा और देश की सुरक्षा कैसी बनी रहेगी? स्पष्ट जवाब दीजिए देश को। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हमारा कंट्री टू कंट्री डील था, पहली चीज तो, और यही हमारा था कि देश के अंदर बनेगा एक मेक इन इंडिया होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक चीज। लेकिन सबसे बड़ा विषय यहां पर प्रश्न कांग्रेस से और कांग्रेस के मेरे साथियों से यहां पर यह है कि लगभग 10 साल कांग्रेस सरकार रहती है, एक भी रक्षा सौदा कांग्रेस क्यों नहीं करती? सवाल 8 साल, एक मिनट आप देश के अंदर स्पेसिफिक जवाब अगर आप बताइए एक भी रक्षा सौदा हमारी कंट्री बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को चाहिए होती है, सेना के जवान गोली खा रहे होते हैं, 1,86,000 नहीं मिलती। बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए होते हैं, 1,55,000 नहीं मिलते। ये एक भी डील सेना को लेकर क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? दलाली नहीं मिलती। बीजेपी के पास जवाब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका फैसला जनता और सुप्रीम कोर्ट करेगी, और वो शायद करती भी है, इसलिए शायद वहां से जवाब मिलता है। पर लोग अपना झूठा प्रचार शुरू करते हैं। पर मैं आपको अब अगले मुद्दे की ओर, अजीज जी अगले मुद्दे की ओर चल रहे हैं। अगला मुद्दा यह है कि राम मंदिर पर मोदी को एक और मौका चाहिए क्या? कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि देखिए, हम लोग जब तक जुडिशियल प्रोसेस शुरू है तब तक हम लोग इस विषय पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। 3 तलाक की जब बात हुई कि 3 तलाक पे कैसे आ गया, तो उसमें उन्होंने समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद ऑर्डिनेंस आया। अब कुछ लोग ये मानते हैं, और संघ के लोगों से भी सवाल होगा, कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा कि सरकार जुडिशियल प्रोसेस के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के जो वकील वहां पे जाकर आडंगा लगाते हैं कोर्ट की प्रक्रिया में, उसकी वजह से जो डिले हुआ है उसको अब समाप्त होना चाहिए। और भ्राताश्री, सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री एक और मौका मांग रहे हैं, देश की जनता भी समझ रही है ना कि मौका इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि 2019 तक टलवाने का काम अगर कोई करता है तो कपिल सिब्बल जैसे लोग करते हैं। देश की जनता, देश की आवाम बिल्कुल समझ रही है, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो और आप रोक देते हो, जवाब आने नहीं देते, तो देश की आवाम समझ रही है। मैं आपसे 2 चीज संक्षेप में कहता हूं, उम्मीद है आप मुझे नहीं रोकोगे। आज तक मोदी जी ने करीबन 40 ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर पर क्यों नहीं लाए? दूसरा सवाल ये है कि मुझे कानून बता दीजिए, कोई लीगल एक्सपर्ट ये बता दे कि कौन से कानून के तहत अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको कानून से ही बताऊंगा, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, तो मैं आज तैयारी करके आया हूं। 1975 में इंदिरा गांधी जी, आशुतोष जी सवाल आपसे, 1975 में आपकी नेता इंदिरा गांधी, आपको जो नेता पसंद आती है, अरे मैंने स्लिप ऑफ दुर्गा जी कहा था। अच्छा, आप नहीं मानते अपनी नेता? अच्छा, 1975 में 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 123 में 4 डाल के उन्होंने ये कर दिया था कि ऑर्डिनेंस फाइनल होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। 1978 में 1978 में जब जनता सरकार आई तो उन्होंने इसको पीछे ले लिया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ऑर्डिनेंस ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट मैटर्स में फुल एंड फाइनल नहीं लाया जा सकता, ये कानूनी हमारे संविधान में है। तो मुझे आप बता दीजिए कि मोदी जी ने तो कम से कम कमिटेडली कह दिया कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी निभानी है, जुडिशियल प्रोसेस हो जाए। आप ये जिम्मेदारी निभाइए कि कपिल सिब्बल को एडवाइस दीजिए, जुडिशियल प्रोसेस डिले ना करें। सीधा सा सवाल जवाब है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मोदी जी जो है वो चुनावी राम भक्त हैं, उनको चुनाव जीतना है राम के नाम पे। जस्टिस चलमेश्वर जो अभी रिटायर हुए हैं, उनका ये मत था कि इस और चीज पे ऑर्डिनेंस लाने से सरकार को कोई कानूनी रोक नहीं है। पूर्व जज की तरफ और ये जो जज समझना चाहता हूं कि स्पेस क्या है, जज जस्टिस चलमेश्वर, जो कि वो 4 जज जिन्होंने की सरकार की बुराई करी थी, उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डिनेंस कोई दिक्कत नहीं है। रोहित, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिए इसका। शहजाद ने देश के परिवारों को यह बताया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हम सब मानते हैं जुडिशियल रिव्यू और चीज का हो सकता है, राष्ट्रपति के ऑर्डर का हो सकता है। कौन से कानून के तहत आप नहीं ला सकते? क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं, ना शहजाद बता पाए, आप बता दीजिए, उस पर आप अटल लीजिए और कोई बात पर आप मत डीरेल कीजिए। तहसीन भाई, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है दिखाना बहुत जरूरी है देश को कि 2007 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से मोदी जी ने भी कहा, लगातार खड़े हुए हैं, जिस तरीके से डिले हो। 2007 के अंदर हलफनामा कोर्ट के अंदर देके कहते हैं कि राम जी है ही नहीं, राम जी के अस्तित्व पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब आपने प्रश्न किया, अरे
झूठ ना बोलिए। अरे सर झूठ कोर्ट के अंदर राम सेतु की जो आप बात कर रहे हैं वो झूठ आधा सत्य बता रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है कपिल सिब्बल जी और राजीव धवन जी जाकर वहां पे कहते हैं कि सुनवाई को टाल देना चाहिए, इलेक्शन के बाद करना चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूँ कि देखिए हमारी छोटे में बताइए कानून आपको पता है या देशतन निगम जी, सवाल ये है कि आरएसएस ने कहा है कि एक पॉजिटिव स्टेप है, पर शिवसेना जो कांग्रेस बीजेपी की सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि कानून राम जी से तो बड़ा नहीं है। तो आप किसकी तरफ है? आप सरकार का समर्थन करते हैं या शिवसेना ने जो बात कही है कानून राम जी से बड़ा नहीं है उसकी तरफ है? देखिए कानून आस्था से तो बड़ा नहीं है, वहाँ शिवसेना सही है। और सॉरी आप कह रहे हो कानून आस्था से बड़ा नहीं है? कानून आस्था से बड़ा नहीं, आस्था जहां आती है वहां कानून झुक जाता है कई बार। ये आरएसएस का स्टैंड है? ये देखिए मैं बताता हूं और इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर लूं। ये बहुत बड़ी बात की आपने भाई। ये मैं इसको इलैबोरेट कर लूं। मुझे बोलने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। बड़ी मुश्किल से मेरे पास मौका आया। अब बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। बड़ी बात की। और रही राम मंदिर की, जो प्रधानमंत्री को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा हमें कानूनी प्रक्रिया का इंतजार है, जो 4 तारीख को पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर उसमें डिले होता है तो उन्होंने बोला उनके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बोला। इसी को लेके आरएसएस ये कहता है ये पॉजिटिव स्टेप है और ये 4 तारीख को बड़ा साफ हो जाएगा कि वहां डिले होगा या डे टू डे हियरिंग होगी। और दूसरा छोटे कमेंट रखना पड़ेगा। दूसरा जी समय कम है, सबको इन्वॉल्व करना है। एक दूसरा अजीज जी एक सेकंड प्लीज। अजीज जी, आप प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करेंगे। आप सेक्युलरवादी, तथाकथित सेक्युलरवादी लोग इससे खुश है या आप लोग भी चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस लेकर ही आ जाए, न्यायिक प्रक्रिया शुरू है तब, और आप लोग समाजवादी जो लोग हैं उसको समर्थन करेंगे? आपका स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या आप ऑर्डिनेंस चाहते हैं और आप समर्थन देने के लिए तैयार हैं ऑर्डिनेंस पे, कानून पे? सर सबसे पहली सब बात तो ये है कि ये मौका परस्त लोग हैं। ये देखते हैं कि हमें किस वक्त किस तरीके से क्या बात रखनी है। इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे हिंदू भाइयों के आस्थाओं से लगातार खिलवाड़ करते आए हैं और भविष्य में भी ये करते रहेंगे और इन्होंने किया है। भक्तों को गोली से लेकर के 325 हिंदुओं के बारे में कैसे अच्छा नहीं लगता सर? 2 सीट से 325 सीट पर जो सफर है वो वही मंदिर से शुरू हुआ है, मंदिर से शुरू हुआ है। और बोलने दीजिए, मंदिर इनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय है। मंदिर सिर्फ इनके लिए एक व्यवसाय है। अच्छा, मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं। ये आपके लिए क्या पर इस देश को गुमराह कर रहे हैं। अरे मियां अजीज खान, आपके पास आना चाहता हूं। मियां अजीज खान जी, आपके लिए राम मंदिर क्या है? इनके लिए चलो व्यवसाय का मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। आपके लिए क्या है? प्रधानमंत्री सेक्युलर बात कर रहे हैं या आप ऑर्डिनेंस और कानून चाहते हैं, समर्थन देंगे? आप हाया नाम बोल दीजिए ना यार, प्लीज हाया नाम प्लीज बोल दीजिए। सर मैं वही निवेदन कर रहा था कि राम हमारे आइडियल हैं और हम इस देश के संविधान को मानते हैं। संविधान सर्वोपर है। प्रोफेसर साहब मेरा राम आपके आइडियल है, अच्छी बात है। बार बोल रहे हो, आपको मौका दिया गया। 4.5 साल में नफरत का माहौल पैदा राम आपके आइडियल है। इस तरीके से पूरे देश में नफरत का कहीं आपको बीजेपी ने शेहजाद वो मुद्दा नहीं है। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल, फतवा जारी ना हो जाए, आप मंदिर से कोई लेना देना आजम खान का फतवा ना जारी हो जाए, आप पे आपने राम को आइडल बोला, बात की प्रोफेसर साहब बोला, बहुत जोखिम वाला काम किया उन्होंने। आजम खान का फतवा जारी। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल सीधा है। 2002 में पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा जिस दिन बीजेपी की हुकूमत आएगी मेजॉरिटी के साथ खुद पर, वो उस दिन राम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। आज केंद्र में भी उनकी बहुमत है, उत्तर प्रदेश में भी है। मुझे ये लगता है देशतन निगम साहब की और रोहित साहब की बात सुनकर कि बीजेपी को राम मंदिर बनाना है, सिर्फ राम जी का नाम इस्तेमाल करना है। 2019 में भी नहीं, 2024 में भी नहीं बनाएंगे। देखो ये तो तय है कि ये राम मंदिर करते करते 2 से यहाँ तक पहुंच गए। 2 सीटें होती थी इनकी लोकसभा में। और ये मोदी जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है राम मंदिर को लेके, और जो आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो योगी जी इनके कहते हैं चीफ मिनिस्टर यूपी के अजय सिंह वेस्ट, या जो इनके साध्वी और साधु जो इनके बीजेपी में शामिल है, एमपी एमएलए जो भी, वो जो कहते हैं ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जनता को बावला बना रहे हैं। ये भी जानते हैं, अब देश की जनता भी समझ गई है कि ये मंदिर जो है बेशक बन जाए, कि जिसकी आस्था है वो आस्था रखे, जो नहीं रखना चाहता वो ना रखे। ये रोटी कपड़ा मकान, गन्ने के उचित दाम, किसानों की आत्महत्याओं को रोकने वाला काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अब ये बावला बना रहे हैं और नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। चलिए अब इस पे बहस इतनी है।
स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में कि भाई आप पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं। कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगला सवाल जो है, सबरीमाला में हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों? तो भ्राताश्री, क्या वामपंथी लोगों के द्वारा प्रायोजित जो लोग हैं वो बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं और ऐसी विशेष लॉबी काम कर रही है? जो बिंदु नाम की महिला गई वो CPIML की एक्टिविस्ट थी। जब शहजाद बोलते कि हिंदुओं की आस्था पर चोट लगती है, तो बिंदु तो एक हिंदू नाम है, हिंदू महिला है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है और अयप्पा डिवोटी है, क्योंकि अयप्पा जी के हर मंदिर में महिला अलाउड है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हमारे वजीर आजम को ये लगता है कि आस्था का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो वे ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते? इस चीज में तो ऑर्डिनेंस या कानून निकालते, यहाँ पर भी नहीं निकाल रहे। तो आज जब हमारे वजीर आजम है, तो क्यों आज हिंदुओं की आस्था को राज्य का मामला है? सवाल भाई का जायज है। पहली बार मुझे लगता है कि मैं भी सवाल का समर्थन करूंगा। मैं एक वार्षिक जी आपके पास आते हैं, वार्षिक जी से भी तो बहुत सारे सवाल है कि मुस्लिम मस्जिदों में महिलाओं के समर्थन में नहीं आते पर हिंदू मंदिरों में आते हैं। पर आप बताइए, जैसे भ्राताश्री पूछ रहे कि इसमें आप ले आइए कानून। देखिए, इसमें राज्य का मामला है, राज्य का ही एक्ट है और राज्य का ही देवस्थान बोर्ड है। तो ये केंद्र का मामला नहीं है, राज्य का। आप वार्षिक जी को, हाँ, वार्षिक जी चुनौती देते हैं। आप ऑर्डिनेंस मुस्लिम मस्जिदों का, मैं मुसलमान हूं, आपने मस्जिदों के मामले में हाईकोर्ट में मामला है तो आपने वहां पे साफ कर दिया कि भैया हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे। पर जब सबरीमाला का मामला है तो पता नहीं क्या रेस लगी थी कि नहीं यार इसमें तो आपको एंट्री करवा के रहेंगे। तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हिंदुओं की आस्था नॉट आस्था, मुस्लिमों की आस्था आस्था, आपके लिए वोट बैंक। अब आप सुन लीजिए जी। सबरीमाला टेम्पल में जो टेम्पल है वो पहली बात तो ये कि वहाँ के राजा ने नहीं बनवाया ट्रावनकोर के। सबरीमाला टेम्पल जो है वहाँ के कबीलियाई बस्तियों ने बनाया था जो आसपास उजुल के रहते थे। दूसरी बात, उसमें स्थानांतरण की प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां वहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक से भी आई हैं। तीसरी बात, तांत्रिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो दक्षिण भारत का तांत्रिसिज्म है, जिसको हम तांत्रिक इतिहास कहते हैं, उसमें कहीं पे भी महिलाओं की एंट्री की रोक की, किसी भी उम्र की महिला की एंट्री की रोक की कोई हमें दर्शन नहीं मिलता। एक मिनट बोल लेना, फिर आप बोल लेना। 1940 से पहले ट्रावनकोर के राजा अपनी 50 साल से नीचे की बीवी उम्र की बीवी को लेके बाकायदा उस हिल पे टॉप में पूजा करके आते थे। सर, तीसरी बात तीसरी बात केरल सरकार जो महिला अगर इनको आस्था की इतनी बात थी तो इनकी ये आस्था शनि सिंगापुर में, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये शनि सिंगापुर में महिलाओं की एंट्री रोक के दिखाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट बॉम्बे का ऑर्डर है, ना करके जी भाई अपमानना नहीं करेंगे। आराम से आपका सवाल आ चुका है, की तरफ से आपका सवाल आ चुका है। एक बात, लेकिन देखिए जब ट्रिपल तलाक की जहां तक बात आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बात है ये लोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है ट्रिपल तलाक जो है वो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर क्या करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो वहां पर सामाजिक मुद्दा है। 22 देशों ने ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है। उसके बाद भी एक सबरीमाला उसके बाद इनको साफ सुन जाता है, कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर छाती पीटने लगते हैं। क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, विरोधी जो क्रिमिनलाइजेशन है और सबरीमाला में क्रिमिनलाइज कर दिया है। उसके कम नहीं आपने सबरीमाला के सारी लोग थे, आप डटे हुए थे। आस्था जो है राफेल में एक अगस्ता में एक झूठ बोला, आस्था दिखती है। आप वहां पर मस्जिद में एक झूठ बोला, कोई इमाम या कोई महिला प्रोफेसर साहब, अच्छा नया वर्ष है, शांति शहजाद आप अगले मुद्दे। प्रोफेसर साहब भी है और स्टूडेंट रोहित चैल भी है, दोनों एक दूसरे की बात सुने और अब हमको अगले मुद्दे की ओर बढ़ने दें। नहीं, आपकी टिप्पणी हम सीधा आपके पास। टिप्पणी भी आएगी पर अगले
आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियाँ देते रहते हैं। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसी कुछ दृष्टि नहीं है। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री के हिसाब से जनता वर्सेस महागठबंधन होगा और 2-3 चीजें तो प्रधानमंत्री ने कही है जिसका आप जिसको मानना पड़ेगा। एक चीज प्रधानमंत्री ने की कि 5 साल में इस महागठबंधन में किसी एक बात पर भी क्या सहमति दिखाई है? क्या एक को ऐसी बात है ना नेता पे सहमत है ना नीति पे सहमत है? किसी दिन मायावती का बयान आ जाता है, प्रेशर टैक्टिक्स होती है। अखिलेश जी ने बयान दिए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में जहां स्टेट चुनाव थे वहां तक कांग्रेस को अडॉप्ट करने की बात नहीं हो रही थी। समाजवादी और बसपा के लोगों ने तो कांग्रेस को एक तरीके से लावारिस छोड़ दिया यूपी में। तो अजीज खान साहब, मैं भाई से पहले आपके पास आना चाहता हूँ। भाई तो फिर भी कांग्रेस पार्टी के हमदर्द है, आपने तो सारी हमदर्दी छोड़ दी, पर आप लोग एक साथ भी जो आ रहे हैं, सत्ता के मोह और लालच में आ रहे हैं, तो जनता वर्सेस सत्ता के लिए एक साथ आने वाले महागठबंधन का चुनाव है। स्टैंड क्लियर है सर हमारा जी। मैं पहली बात तो ये कि हमारा तो भविष्य का गठबंधन है और वो भविष्य में कब क्या किन परिस्थितियों में होगा वो बात का इशू है। आज जो मौके पे गठबंधन में बनाएंगे कि अभी बना रहे गठबंधन, लोग उतर कर डूबती हुई नाव से भाग रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर स्टेज से अच्छा, कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देंगे यूपी में? साहब टीडीपी की स्थिति क्या है? आपके गठबंधन का तेलंगाना में क्या हाल हुआ है, देश ने देख लिया है। सर हकीकत ये है जो मौके कौन कहा है? तो ये भी कहा जा सकता है कि आप जेडीयू के गठबंधन है कहीं नहीं है, पर वो बात हमारे पास एक साथ कोई नहीं बोलेगा। अजीज खान जी अगर आप जवाब नहीं दे सकते, आशुतोष मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं देशा आशुतोष मिश्रा तुरंत मुझे जवाब दीजिए। पहला सवाल पूछा कि क्या ये जनता वर्सेस महागठबंधन होगा, तो ये वो 70% जनता जो कि फासिस्ट और धर्मांध महागठबंधन, जो कि महागठबंधन है, जो कि बिलीव नहीं करते, जो कि अपने कोई वायदा पूरा नहीं कर पाया, उसके खिलाफ होगा। 70% लोगों ने इस फासिस्ट धर्मांध पार्टी के खिलाफ ना अच्छे दिन लाए ना विकास लाए। और जहां तक नेता और नीति का सवाल है, पहले देशरत्न जी आप इसका जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप मान लीजिए कि सपा लेफ्ट और मायावती जी कांग्रेस के साथ नहीं आती, हम इस बात को मान लेते, तब भी ममता जी भी नहीं आती, तब भी ये सब एक चीज में, एक मत में एक है कि मोदी जी को हटाना है। लेकिन जो गठबंधन है, शिवसेना कहती राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार है और लायक है। आज पासवान के बेटे, रामविलास पासवान के बेटे कहते कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, तो यहाँ पर तो मोदी जी पे भरोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी पे गठबंधन में ही भरोसा नहीं जा रहा है। आरएसएस ने भी सवाल पूछा। इससे पहले भ्राता मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी का अगला स्टेटमेंट भी वही था कि इन्होंने 5 साल नेता नीति की नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ की बात की, तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। देशरत्न निगम जी बात सुनिए, मोदी हटाओ का दर्शकों से पूछे जवाब चाहिए साहब, भाई दे दे भलाई है, इनको हटाना इस देश की भलाई है। मोदी जी को सर आप जनता ने वोट साफ कर दिया सर, पश्चिम बंगाल से पूरा। अच्छा गुस्सा मत होइए, न्यू ईयर का मैं जवाब दे दूं। देखिए ये जो गठबंधन या गांठबंधन कह रहे हैं, अभी तक गांठ लगी नहीं है और ये उलझी हुई रस्सी, ये देखिए मैं गांठबंधन कह रहा हूँ जिसमें गांठ भी नहीं लगी है अभी, और ये उलझी हुई रस्सियां हैं। रीजनल पार्टीज स्ट्रांग है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर यूपी का समाजवादी पार्टी का आप देखें पिछले बार का, कि कांग्रेस जब उनके साथ मिलकर लड़ी तो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ और कांग्रेस गेन करी। ये हर जगह होने वाला है और ये रीजनल पार्टी इस बात को जानती हैं, इसीलिए वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है। यही यहाँ पर मोदी जी के गठबंधन में कहते हैं कि राहुल गांधी मुझे हटाना है, नहीं इनका एजेंडा। अभी देखिए, अभी 3-4 महीने हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर जाएंगे, जो फाइनली जो गठ बनेगा, जो एक कोलिशन बनेगा, उस पर आप ध्यान और नजर रखिएगा। और अभी जो कह रहे हैं कि कुछ इधर चले गए, उनको 1 सीट ज्यादा चाहिए थी जो उधर चले गए, तो वहां उनको सीटें 4.5 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें दी, कांग्रेस की असली स्थिति उन्होंने बता दी। दूसरी बात, जिस तरीके से एक ही नारा है इनका, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार उतारते हैं, मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं आतंकवाद हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं नक्सलवाद हटाओ, मोदी जी कहते हैं गंदगी हटाओ,
शौचालय बनाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं एलपीजी सिलेंडर लाओ, मोदी ये कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं आयुष्मान भारत देकर 50 करोड़ लोगों को, लेकिन मोदी ये कहते हैं कि नहीं मोदी हटाओ। मोदी ये कहते हैं सड़कें बनाओ, ये कहते हैं मोदी जी हटाओ। मोदी जी कहते हैं महिलाओं को सम्मान दिलाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ। इनका एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ, लेकिन 2014 में भी जनता ने इनको हटाया। हाल ही में उन चुनाव के बाद असम में देखिए त्रिपुरा में चुनाव हुए, इनका सुपड़ा सा हो गया त्रिपुरा के अंदर। और अब अंत में भाई वर्सेस भाई के शो में आप देख सकते हैं आज के ट्विटर पोल के फाइनल नतीजे। आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। आशुतोष जी, वार्ष्णेय जी, देशरत्न निगम जी, अजीज जी और रोहित चहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भाई वर्सेस भाई में आए, आपने अपनी बात रखी। 4 जनवरी से सुनवाई फिर से प्रारंभ होगी राम मंदिर की। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी उस पर भी है। और 2019 का साल शुरू हो चुका है। 2019 का साल वो साल है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, मतलब भारत के आम चुनाव। भारत के आम चुनाव में मोदी वर्सेस महागठबंधन होगा, जनता वर्सेस मोदी होगी। इसका इंतजार हमें रहेगा, पर हर रोज आपको राजनीति की दैनिक पाठशाला में दोनों भाई असली मुद्दे क्या है और मुद्दों के पीछे की बात क्या है ये बताते रहेंगे। तो कल आप 6:55 पर देर मत कीजिएगा, जरूर शो पर जुड़ना। एक और बहस के साथ हम हाजिर होंगे। भाई वर्सेस भाई के साथ आप लोग देखते रहिए जी।